So hello everyone, welcome to Career Pathshala where your career is my responsibility and welcome to the mock test series जिसका आज पहला दिन है और आज हम मैथ्स करने वाले हैं या फिर आप कह सकते हो अर्थमेटिक के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अर्थमेटिक में काफी बच्चों को दिक्कत आती है और काफी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी कि सर प्लीज एक अर्थमेटिक का मॉक टेस्ट करवा दो। तो अर्थमेटिक का ही मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, अब हम प्रॉपर एक मॉक टेस्ट किया करेंगे जिसका आपको जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको जो वहां पर पीडीएफ मिलेगा या फिर जो वर्ड फाइल मिलेगी वो पूरे एक मॉक की मिलने वाली है, लेकिन मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक को। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, इंग्लिश के भी सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना जिससे कि मैं आपको वो भी दे सकूं। ठीक है, तो आज हम पहली क्लास है हमारी मॉक टेस्ट की और ये जो शीट है मेरे पास ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं क्वांट का सेक्शन। सो क्वांट के सेक्शन में आप अपनी पीडीएफ को यहाँ पे खोलें और पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको गिवन है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। राइट, सो डायरेक्टली क्वेश्चंस को करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। तो कह रहा है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो ए है, बी है, राइट। अब इसने क्या किया, ए ने अपना आर्टिकल बी को बेचा 50% के प्रॉफिट पे। तो ए के पास लेट सपोज 100 रुपए का कोई आइटम था, उसने बी को 50% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका मतलब बी को उसने वो 150 रुपीज का बेच दिया। राइट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब उसने क्या किया, बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी एट अ प्रॉफिट विच इज 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट अर्न बाय ए। तो ए ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका 1.5 टाइम्स जो है वो बी ने प्रॉफिट अर्न किया है और उसने सी को बेचा है। अगर हम ए के प्रॉफिट की बात करें तो 50 है और इसका 50 का 1.5 अगर हम करते हैं तो 75 होता है। तो अगर वो 75 होगा तो यहां से प्लस 75 होके तो बी जो है वो आर्टिकल को 225 का बेच देगा। ये इसका बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, if the sum of selling price of A and B is 4500, तो A का जो सेलिंग प्राइस है और B का जो सेलिंग प्राइस है वो 4500 है। तो अब आप जो गलती क्या कर सकते हो कि आप A और B इन दोनों को प्लस ना कर दो कहीं, राइट। तो जो A का सेलिंग प्राइस है वो 150 है और जो B का सेलिंग प्राइस है वो है 225। तो टोटल इनका जो हमारे पास बनता है वो बनता है 375, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 45,000। सो आप यहां पर डायरेक्टली इसको इक्वेट कर दोगे 45,000 से। तो आप अगर यहां पर इसको यहां से हटा के 1 कर दो और यहां पर इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका आंसर होने वाली है। राइट, सो अगर हम इसका डिडक्शन करें और हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 100 था तो हमारा यहां पर मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे। राइट, चलिए अब इसको देखें तो 25 से डिविजिबल है। 25 इंटू 4, 25 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पर 15, ये पूरा डिविजिबल है 300 से। राइट, तो 300 इंटू 4 इज इक्वल टू 1200। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि हमारा आंसर आ जाएगा 1200। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इतना इजी था, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने वहां पर आने वाले हैं। राइट, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50% मोर देन द साइड। ठीक है, तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपके सामने कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, कितना मान लें, यहां पर है 50% मोर, तो इसका मतलब 3x मान लेते हैं। राइट, 50% मोर का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 2 से 1 इंक्रीज, तो 3 हो गया। एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज 2x। राइट, ये हमारे पास है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम यहां पर ब्रेड्थ की बात करें तो वो कितनी है, कम, हमारे पास 3 सेंटीमीटर कम है, तो 3x माइनस 3 हम यहां पर कर देंगे। राइट, if the ratio of the area of the square to that of the rectangle is 16:27। तो देखो इसका एरिया और इसका एरिया, तो आपको इसका एरिया पता ही है L इंटू बी, तो इसका मतलब 3x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 3। राइट, अपॉन में क्या कह रहे हैं हमारे से, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ रेक्टेंगल। तो नीचे हम स्क्वायर का अगर हम एरिया कर लें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर।
राइट। 4x² इनके जो रेशियो दे रखा है वो 16:27 दे रखा है, लेकिन वो स्क्वायर और रेक्टेंगल का दे रखा है, हमने उल्टा किया हुआ है रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो हम इसे उल्टा कर लेंगे 27/16, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये चीज ऊपर होती तो इसको हम ऊपर रख लेते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 3x² माइनस 9x/4x² इज इक्वल टू 27/16, राइट। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और वहां से आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली ऐसे करना है, तो आप यहां पर इसको इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद आपको x की कोई वैल्यू मिल जाएगी और आप उससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 25 लीटर्स मोर देन वाटर, ठीक है। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ना मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है, और जो सारे क्वेश्चंस है ना वो हम प्लीज एक ट्राई करना कि बेसिक से ही करो, क्योंकि मेंस के एग्जाम में कोई भी ट्रिक्स आपकी नहीं लगने वाली है। इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 25 लीटर मोर देन वाटर, तो मान लेते हैं कि जो वाटर है वो x है और जो मिल्क है हमारे पास वो x + 25 है, राइट। आगे लिखा है इफ 5 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो 5 लीटर ऑफ मिल्क मतलब यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे और यहाँ पर हम 10 प्लस कर देंगे, राइट। Added to the mixture, then the quantity of mixture became 60 लीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर x + 30 प्लस x + 10 इज इक्वल्स टू कितना बन गया हमारा 60 लीटर। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ क्या है हमारा मिक्सचर है, इसकी जो क्वांटिटी बन गई वो 60 लीटर बन गई, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो आप x और प्लस x करोगे तो 2x + 40 इज इक्वल्स टू 60, तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, राइट। तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर, तो x की ही वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है। तो क्वेश्चंस को इसी तरीके से बेसिक से ही लेके चलना, जिससे कि आपको क्या है एग्जाम्स में दिक्कत नहीं आएगी। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से अप्रोच करेंगे, जिससे कि हमारा क्या है कि हमें ये ना लगे कि इस क्वेश्चन के लिए हमें ये ट्रिक लगानी थी, इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई और ट्रिक लगानी थी, तो बिना किसी ट्रिक के हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोट एंड स्ट्रीम का है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हर चैप्टर के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बोट कवर्स 336 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड टेक्स 4 आवर्स लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो तो 336 है भाई, अपस्ट्रीम की बात करें चाहे हम डाउनस्ट्रीम की बात करें, दोनों में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 336 है, ठीक है। कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 13:1, राइट। अब 13:1 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हो सकता है ये एग्जैक्ट वैल्यू भी हो, बट ये हमारे पास अभी रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो आपको 4 घंटे का डिफरेंस दे रखा है, तो इसका मतलब है कि अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होगा हमेशा, हमें पता ही है, और डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरे पास कितना दे रखा है यहाँ पर 4 घंटे, राइट। तो हमेशा अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होने वाला है। तो आपको यहाँ पे पता है कि अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दोगे और इनका जो सब्ट्रैक्शन है और इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14, तो जो इनका सब्ट्रैक्शन है वो 4 घंटे का गैप आ रहा है। देखो ये भी क्या है, टाइम है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से कभी पढ़ा हो, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, और तीसरी चीज जो हो सकती है वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो सकती है। तो मुझे टाइम का गैप दिया गया था, इसलिए मैंने दोनों के टाइम को डिफरेंस में कर लिया, दोनों के टाइम का डिफरेंस निकाल के हमें 4 कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना बनेगा, 12 से इसको डिडक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 12 × 2 24, 9 कैरी हो जाएगा 8, राइट। यहाँ से 14 से अगर हम इसको करें तो 14 × 2 28, 5 कैरी 24, तो यहाँ भी 4 आ गई वैल्यू और यहाँ भी 4 आ गई। इसका मतलब कि एक की वैल्यू एक ही है, तो इसका मतलब 13 की वैल्यू 13 ही है, मतलब x की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर आप x पुट करते तो आपको जो x की वैल्यू मिलती वो 1 मिल जाती। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर 13 ही रहेगा और यहाँ पर
1 ही रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब है कि बोट की स्पीड, राइट। तो बोट की स्पीड कितनी है मेरी 13 है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो एसबीआई के एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस सीरीज को आप लास्ट तक फॉलो करें और प्लीज किसी भी मोमेंट पे आप क्लास को स्किप ना करें, या फिर स्पीड बढ़ा के देख सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चंस एक एक करके देखो। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में ट्रिक मिल जाए अच्छी कि यार हाँ इसको इजिली हम इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक से ही बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा ऐसी। हाँ बेसिक में ही कुछ जल्दी करने के तरीके आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए मोहित इन्वेस्टेड ₹X, मोहित ने X रुपीज डाले, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर 15% के, तो 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो यहां पर हमें 5 ईयर्स के लिए बता दे। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम अमाउंट बनता चला जाता है, प्रिंसिपल से जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो सेम बनता है हर साल का। तो जो भी सेम बनता है वो बनता है हमारा इंटरेस्ट और ईयर के बेस पे, जितना भी हम कर रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 75% मुझे इंटरेस्ट मिला होगा मेरे प्रिंसिपल पर, राइट। तो प्रिंसिपल मान लो x ही दिया हुआ है इन्होंने, बट हम मान लेते हैं कि 100 है, और 100 से अगर मैं प्रिंसिपल पे अगर इंटरेस्ट लगाता हूं तो मेरी वैल्यू जो बन जाएगी वो 175 बन जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। If total amount received by Mohit at the end of 5 year is 84,000। अब 5 साल बाद जो उसकी अमाउंट बनी वो 84,000 बनी। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैंने प्रिंसिपल को 100 माना है और 75% मेरा इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरी जो अमाउंट है वो 175 बनती है। बट क्वेश्चन में कितना बताया 84,000, तो मेरे अकॉर्डिंग कितनी बन रही है 175। तो 84,000 175 की वैल्यू हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। क्योंकि मेरा 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है, 75 रुपए मैंने उस पर इंटरेस्ट ले लिया, तो 175 मेरा अमाउंट बनता है। लेकिन उन्होंने बताया कि 84,000 जो है वो अमाउंट है। तो आगे क्या कह रहे हैं वो ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2000। तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, मेरा प्रिंसिपल मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, काटते हो, इंटू 100 भी कर लेना, क्योंकि x की वैल्यू आपने 100 मानी है, तो 25 से हम काट सकते हैं 4, 25 इंटू 7 एंड 7 से ये पूरा कर सकता है, तो 12,000। तो जो मेरा प्रिंसिपल आया वो आ गया मेरा 48,000। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 48,000 आ गई। और मेरे से पूछा गया है x प्लस 2000 कितना होगा। तो x प्लस 2000 जो होगा इसमें मैं 2000 प्लस कर दूंगा अपने, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी तक हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे, 36th क्वेश्चन जो आपकी शीट में और पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 36th, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹X। कोई ए पर्सन है, उसने X रुपीज से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू की है, ठीक है। आफ्टर 6 months ए रिप्लेस्ड बाय बी। तो मतलब X ने जो है मतलब X रुपीज जो है वो उसने 6 महीने तक ही लगा के रखी है इन्हें, और अब क्या हुआ बी आ गया, ए चला गया और बी आ गया, रिप्लेस किया, इसका मतलब ए ने बिजनेस छोड़ दिया, ठीक है, विद द सेम इन्वेस्टमेंट एज ए। तो बी भी किसने अमाउंट से आया, X अमाउंट से उसने एंट्री की है। आफ्टर 2 more months, मोर मंथ्स का मतलब है कि इन 6 महीने के 2 महीने और बाद, ठीक है, मतलब कोई सी आ रहा है 2 महीने बाद। सी जॉइन्स द बिजनेस विद 2x। तो सी ने कितने से ज्वाइन किया बिजनेस को 2x से, लेकिन इसके 2 महीने बाद किया, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ 1 year द टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 6600। अब यहां पे समझो 1 साल की बात हुई है, तो 6 महीने तो ये गया था, ठीक है, 6 महीने इसने रखा होगा क्योंकि ये एग्जिट तो इसने लिया ही नहीं, और इसके 2 महीने बाद सी आया था, तो इसका मतलब सी ने 4 महीने के लिए काम किया होगा। सी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 4 महीने के लिए रही होगी इस हिसाब से। तो इसका 6x, इसका 6x और इसका 8x। तो अगर हम टोटल करें तो कितना हो गया हमारा 20x। तो टोटल जो आ गया हमारे पास वो 20x आ गया, और उन्होंने बोला कि टोटल प्रॉफिट कितना है 6600। तो यहां पर 20x इज इक्वल टू 6600। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो आपको मिलेगी 330।
एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की ही वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 330। तो अभी तक आपने सबने ये चीज नोटिस की होगी कि जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से कर रहा हूं, और मेरी खुद की भी अप्रोच यही रहती है एग्जाम में कि मैं x के थ्रू से ही करूं, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से करने आ गए हैं, तो मैं हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से लेके चल रहा हूं, राइट। जिससे कि मुझे टाइम नहीं लग रहा कि मुझे क्या कंसेप्ट लगाना है, मुझे पता है कि जो क्वेश्चन में लिखा है मुझे x मान के उसको कर लेना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी यही रूल फॉलो करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ इसमें शीट में जो है DI भी है, तो DI हम इस क्लास में नहीं करने वाले हैं। DI का हम एक अलग सेशन करेंगे जिसमें हम DI के ही क्वेश्चंस को सिर्फ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ A आफ्टर 6 ईयर विल बी 42। A की एज 6 साल बाद 42 हो जाएगी, तो इसका मतलब 6 साल पहले या मतलब प्रेजेंट में जो है उसकी 36 रहेगी, राइट। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर मतलब प्रेजेंट से ही बात चल रही है, राइट। आफ्टर 3 ईयर्स ए की एज जो होगी वो 39 होने वाली, राइट। एंड बीज एज आफ्टर 7 ईयर इज 11। तो ये 13 रेशियो 11 की बात कर रहे हैं, तो अगर 13 की वैल्यू 39 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 3 है, और इस हिसाब से बी की जो एज होगी 7 साल बाद वो 33 होने वाली है। अगर 7 साल बाद वो 33 होने वाली है, तो इसका मतलब अभी प्रेजेंट में जो बी की एज है वो 26 है, राइट। बी की जो एज है वो प्रेजेंट में 26 है। इफ सी इज 10 ईयर ओल्डर देन बी, तो जो सी है वो बी से 10 साल बड़ा है। अगर वो 10 साल बड़ा है तो इसका मतलब सी की जो प्रेजेंट में एज है वो 36 है, राइट। क्लियर। देन फाइंड द एज ऑफ सी। तो सी की जो एज है वो 36 होने वाली है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। और बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको कर दूंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इजीली हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब जो 38 है वो कह रहा है, the speed of car A and car B is x किलोमीटर पर आर and x plus 20 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो दो कार है हमारे पास। देखना सिंपल बेसिक से ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। दो कार है हमारे पास A और B। A की स्पीड बता दी गई है x और B की स्पीड बता दी गई है x plus 20, और ये किलोमीटर पर आर में है, ठीक है। If car A moves from P to Q and car B moves from Q to P, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। मान लेते हैं ये P है, यहां से Q है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। Then they meet in 5 hours, तो मतलब 5 घंटे बाद, मतलब कहीं पर जाके ये मिले हैं 5 hours के टाइम के बाद, ठीक है। कार A takes 2 hours 15 minutes more than कार B to cover the distance between P and Q, ठीक है। तो P से Q तक अगर A जा रहा है P से Q और B जा रहा है Q to P, जो भी है, ठीक है। तो A जो कार है उसे 2 घंटे 15 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करें क्या, अब हमें कोई ट्रिक तो आती नहीं इसकी, क्योंकि डायरेक्टली कोई ट्रिक तो मिल नहीं रही, ठीक है। अब वो ट्रिक नहीं लगानी है, यहाँ पर हमें बेसिक से जाना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो, ये x की स्पीड है, ये r है हमारे पास 5 घंटे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये बनेगा यहां से। अब स्पीड ये है और टाइम ये है, तो इसका मतलब जो a होगा, A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 5 घंटे में, 5x, और B इस स्पीड से गया है, तो इसका मतलब B ने ट्रेवल किया होगा 5x प्लस 100, राइट। तो अगर ये वाला हिस्सा 5x प्लस 100 है, ये वाला हिस्सा 5x है, तो टोटल जो डिस्टेंस आ गया मेरा वो आ गया 10x प्लस 100, सिंपल। तो जो मेरा डिस्टेंस आ गया वो आ गया 10x प्लस 100। बट अभी इससे भी बात नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो अब 10x प्लस 100 तो ठीक है, बट हमें x की वैल्यू तो पता चले, तभी तो हम आंसर बता पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो दूसरी चीज एक गिवन थी हमें कि कार A टेक्स 2 hours 15 मिनट मोर देन B, तो इसका मतलब है कि कार A का टाइम जो होगा माइनस B का टाइम इज इक्वल टू 9/4, तो 2 hours 15 मिनट मतलब 2 1/4। तो उसको पुट करते हैं एक बार,
तो जो डिस्टेंस है उसे डी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें टाइम का करना है तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अगर हम 10x + 100 लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको डी लेके चल लेते हैं अभी के लिए। तो डी अपॉन में स्पीड कितनी थी हमारी x, राइट, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम d अपॉन में x + 20 इज इक्वल टू 9/4 कि 2 आवर 15 मिनट थे, तो मैं उसको 2 1/4 लिखूंगा, तो 9 and 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आप इसे सॉल्व करते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से 20d, क्योंकि देखो x + 20 एंड x हमारा जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, राइट। अब x से x कट जाएगा, x + 20 की बात रहेगी, तो xd - xd हो जाएगा, वो तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 20d, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ 20d बचने वाला है, इज इक्वल टू 9/4 है, और जो नीचे बनेगा हमारा वो बनेगा x² + 20x, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिलते ही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, छोड़ते नहीं है इस क्वेश्चन को, हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे सेकंड क्वेश्चन तो इजीली हो जाता। इसको करते हैं 80d इज इक्वल टू 9x² + 180x। अब इस d की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं 10x, तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 10x, तो इसका मतलब 800x प्लस 100 है, इसका मतलब प्लस दिस इज इक्वल टू 9x² + 180x। तो 9x² - 620 प्लस 8000 -8000। तो आप जब इसको इक्वेट करोगे पूरी तरीके से तो आपकी कुछ x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना चाहें तो हमारी कितनी हो सकती है, हमें निकालना है 7200, तो इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो एक तो निकलेगी 80, देखो अगर आप इसका और इसका करते हो मल्टीप्लाई तो 72,000 हो जाएगा। अब 72,000 बनाना है मुझे, 620 से बनाना है, तो आप सिंपल सी एक बात समझो अगर मुझे 72 बनाना है और ये इस तरीके से है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि 720 हो और एक 100 हो, राइट। एक 720 हो, अगर यहाँ पर माइनस का है तो 720 प्लस का आना चाहिए और माइनस का 100 होना चाहिए, राइट। तभी मेरे पास 620 भी बन जाएगा। देखो इसका अगर हम करेंगे, मतलब अगर मैं इसको करूं तो -720 आना चाहिए और प्लस का 100 आना चाहिए, अगर मुझे माइनस का 620 चाहिए, लेकिन इक्वेशन के उधर जाएगा इक्वल टू के तो चेंजेस हो जाएंगे। तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय 9 भी है, तो यहाँ पर अगर मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा मेरा, कितना बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 80। तो x की वैल्यू मेरे पास 80 आ जाएगी, और मैं उस हिसाब से यहाँ पर इसको रख दूं तो 80 अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 800 + 100 इज इक्वल टू 900। तो मेरा जो डिस्टेंस होगा टोटल P से Q तक का वो होगा 900। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बेसिक से चल रहे हैं अभी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को और टफ करेंगे और फिर एग्जाम के लेवल को मीट करने की कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है। तो आप डेली आते रहना और क्वेश्चंस को करते रहना। The average weight of boys and girls are 40 kg and 35 kg respectively. If the average weight of the class is 38 kg, then find the number of boys in how much percent। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। आप लोगों ने एलिगेशन का मेथड पढ़ा होगा, तो आपने मेथड पढ़ा होगा कि एक इधर और बीच में एक एवरेज वैल्यू। तो इससे मुझे क्या निकल जाएगा, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3। तो यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर गर्ल्स है, तो वो पूछ रहा है कि बॉयज का कितना ज्यादा है। तो बॉयज का कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, राइट। किससे पूछ रहा है, गर्ल्स से, तो 1/2 मीन्स 50%। तो सिंपल 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 2-5 सेकंड जितने भी आपके लगे इतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 39 क्वेश्चंस डन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारा टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि R alone can complete a work in 36 days.
R जो है वो 36 दिन में करता है एंड Q अलॉन 54। आपको एक सिंपल सा रूल पता होगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम है वो 108 मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 2 आ जाएगा। आगे कह रहे हैं फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट 75% ऑफ द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास 108 है, अब इसका 3/4 कह रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3/4। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो उससे हम इसे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो 4 से डायरेक्टली डिविजिबल है 27, ठीक है। 4 × 25 100 होता है और 8 2 पे जाता है, तो इसलिए 27 डायरेक्टली 81/5। तो अगर हम इसका डिवीजन करें तो प्रॉपरली तो नहीं है, बट 16.2 में आ रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी 16.2 डेज इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन में है, इसका मतलब आंसर हमारा यही होने वाला है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट डीआई है, ठीक है। तो डीआई के लिए मैं एक अलग से ही सेशन लेने वाला हूं, तो अभी इस डीआई को नहीं करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि अगले सेशन में जिस सेट में जितनी भी डीआई होंगी उन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो सकते हो, ठीक है। चलो, तो 41 से 45 तक है और 46 आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। इजी क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। अब काफी बच्चे आप में से बोल सकते हैं कि सर एसबीआई क्लर्क में तो कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है। तो बट एक चीज का ध्यान रखना कि जो एसबीआई है वो ट्रेंड सेट करता है, वो कभी भी अप्रोक्सीमेशन डाल सकता है। अगर डाल भी दिया तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस में लिखा है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 46 क्वेश्चन है हमारे पास। 50% ऑफ 4399.98, इसको मैं डायरेक्टली 4400 मान लूंगा, और मुझे पता है कि 4400 का हाफ कितना होगा, 2200। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा 50% ऑफ दिस लिखने में, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां पे, ये मैंने पहला पढ़ा और मैं सीधा 2200 लिख लूंगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कह रहा है डिवाइडेड बाय समथिंग, तो डिवाइडेड बाय है, ठीक है। अब मेरे पास जो ब्रैकेट में है मैं सिर्फ उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो 5/4 ऑफ 84, तो मेरा पास 5/4 है। 484 से कंप्लीटली डिविजिबल है 21 टाइम्स, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 5 ब्रैकेट के अंदर की बात है इंटू 21 इंटू 14.82, मतलब मैं डायरेक्टली 15 लिख सकता हूं, अपॉन में 7 इंटू 9 है। मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, मैं एक एक चीज लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज लिखने लगा तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 11x, सिंपल। अब यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2200 है, ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो इसको हटाओ, 200 कर लो डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली मेरे पास 200 आ गया, ठीक है। इनको काट लो आप आपस में, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 5, तो ये कितना बचा, 25 और 200 अपॉन में 25 हो जाएगा, और ये 8 के टेबल पे जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। x² प्लस 191 माइनस 19 इंटू 7। तो आपको डायरेक्टली एक तो टेबल पता होना चाहिए, 19 इंटू 7 मेरे पास कितना होता है। तो 19 इंटू 7 अगर हम करें तो 133 होता है। तो आप डायरेक्टली जो चीजें लिखोगे वो ये ऐसे होना चाहिए आपका कि x² 191 माइनस 133, आपको पता होना चाहिए। अगर और भी जल्दी कर सकते हो आप इसको भी 58 लिख सकते हो, अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है। इज इक्वल्स टू 317 इंटू 2, तो आपको 317 का डबल करना है, आप डायरेक्टली बोल दोगे ना 634, राइट। यहां से आपका 58 बच रहा था, यहां 634 है आपके पास। अगर आप इनका सिंपली अगर आप इसका यहाँ पे डिफरेंस निकालो तो 58 है, यहाँ पे 34 है। 34 अगर पूरा हटा दोगे तो 600। अब 34 यहाँ से जा चुका है तो 24 बचा, 24 के बाद कितना बचता है, तो x² इज इक्वल टू 576, और सबको पता है 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24, राइट। सो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 25 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 125। तो इसको देखो सिंपल रखना आपने, 625 इंटू 5, ये आपको पता है। और 125 को ना ऐसे तोड़ लो कि 5 तो वैसे ही कट जाए 100, तो फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हो 25 इंटू 5, 5 से 5 गया, 25 से 25 टाइम पे जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपके जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होंगे यहीं पर आप टाइम को खरीद सकते हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 100 का मतलब 10, तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं। तो सिंपल मेरे पास 10/30 आ जाएगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, 10/30 या 1/3 आप लिख के काम कर दोगे। इंटू मल्टीप्लाई बाय 1536 इज इक्वल टू x प्लस 58। आपको पता है 1/3 है, 3 से आप इसको काट दोगे तो 512, राइट। 512 है, ये बेचारा इधर आएगा और फिर कितना 46 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब 454, तो आंसर हो जाएगा 454। तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर हुआ अप्रोक्सीमेशन का मेरा 454। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और अगर कोई भी कमी लगती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज एक बार कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक और अप्रोक्सीमेशन है, तो इसको भी करते हैं। चलिए इसको भी करते हैं। 18 का स्क्वायर सीधा लिख देंगे हम 324, और हमारे पास अगला है 37 का, तो 1369, राइट। देखो स्क्वायर्स ना आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, आई गेस, मतलब मेरा मानना है ऐसा कि आपको 50-60 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 20 तक कम से कम क्यूब्स याद रहने चाहिए, ठीक है। -4/17, तो 17 की टेबल में अगर आप इसको देखोगे 323 को, तो ये कितनी बार डिविजिबल है आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इंटू 19 है, राइट। ये टेबल्स ना आपको ऐसे याद जरूर होने चाहिए कि 17 इंटू 19 323 होता है, तो ये मुझे पता चल रहा है कि इंटू 19 पर है, तो ठीक है। देखो एक बार फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ, वैसे 19 पर ही है। 17 इंटू 1 टाइम्स पे जाएगा, 153 बचेगा, और यहाँ पर 19 बचेगा। 19 इंटू 4 मुझे डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 76 होता है, तो मैं यहाँ से -76 रख लूँ डायरेक्ट, ठीक है, जिससे कि मुझे आगे दिक्कत ना हो। -251 -35, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो सिंपली आप जा सकते हो, या फिर लास्ट के डिजिट देखो आप, यहां से यहाँ 3, ठीक है, ये प्लस का 3 हो गया, ये तीनों जो है वो माइनस के हैं, तो एक तरीके से दोनों तीनों जो है वो सम होने वाला है। 7 और 5 12, और ये है 13, तो एक 3 है और एक लास्ट की 2 है, तो मतलब जो डिफरेंस आएगा वो 1 आने वाला है, राइट। एक डिफरेंस आने वाला है, और आपको दिख रहा है कि क्यूब करना है, तो अब इन जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से या तो 1 का क्यूब 1 हो सकता है, या फिर 11 के क्यूब में लास्ट में 1 आ सकता है, और इन सब का डिफरेंस करके 1 आएगा, ये तो आपको भी पता है कि नहीं आ सकता, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये 11 का ही क्यूब आंसर आने वाला है। आप डिजिट की प्लेस वैल्यू से भी, मतलब डिजिट के सम से भी आप जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक है हमारे पास आगे, क्योंकि एक डीआई है, तो डीआई के लिए हम अलग से क्लास करेंगे, अभी हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक को, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक हमें पहली वाली बताई गई है x² + 3x - 40। तो आपके सामने क्वेश्चन तो है ही, मैं डायरेक्टली आपको ये बता देता हूं कि हम कैसे जा सकते हैं। देखो 40 हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, अब 40 तो आ गया, 40 कैसे आ सकता है, या तो 2 और 5, मतलब लास्ट में 0 चाहिए, तो 2 और 5 से आ सकता है, या फिर 10 के साथ किसी का मल्टीपल करें हम तो आ सकता है, लेकिन मुझे जो प्लस या माइनस करके मुझे जो चाहिए वो है 3x। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि 40 कैसे आ सकता है। 40 का सिर्फ एक तरीका है 3 लाने के लिए, कि 8 × 5। अब 8 × 5 पता है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती, कि आप पहले करोगे +8 - 5 आएगा, फिर आप कहोगे कि अब इसके साइन चेंज होंगे, राइट। तो आप ऐसे करोगे, तो आप डायरेक्टली जाओ ना इस चीज के लिए कि मेरे पास आंसर मुझे पता है कि +3x बोला गया है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जब रूट्स आएंगे तो बड़े वाला जो रूट होगा वो नेगेटिव का होगा, तो मैं सिंपल डायरेक्टली ये चीज ना लिखूं, मैं इसको लिख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, राइट। तो इसको तो टाइम वेस्ट करना ही कहेंगे ना, तो ये नहीं करना है सबसे पहली बात। चलो अब y के फैक्टर्स देखें तो माइनस है बीच में, इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर्स प्लस के आने वाले हैं, तो एक 5 होगा और एक 6 होगा, क्योंकि मुझे 30 करना है और 30 करने का कोई और ऑप्शन नहीं है अगर मुझे 11 चाहिए। अब यहां पर इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये बड़ा है, इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये बड़ा है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये दोनों इक्वल है, और इसका कंपैरिजन करें तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब या तो y बड़ा है या फिर बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 7x - 15, तो दोनों का मल्टीपल 30 हो गया, राइट। अब 30 हो गया 30 लाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, अब 7 भी चाहिए। अब 7 के लिए तो कोई है नहीं तरीका, तो मेरे पास सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचता है कि -10 +
3 और जो कोफिशिएंट होता है हम उसे उससे डिवाइड कर देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास 3 और 12, तो 3 और 12 मतलब 36 लाना है मुझे और बीच में मेरे पास है 5, तो 36 लाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, माइनस का 9 एंड प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पर नो रिलेशन आएगा, ये बात सबको पता चल गई। तो अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कभी भी मिल जाए आपको बीच में प्लस लास्ट में माइनस, बीच में प्लस और लास्ट में माइनस, अगर दोनों x और y दोनों में ऐसा हो रहा है कि बीच में प्लस है और लास्ट वाला माइनस है, तो आप सिंपल क्या कह दोगे, नो रिलेशन। तो इसका क्या हो गया, नो रिलेशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि नो रिलेशन ये होने ही वाला है। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक आप कर लेना, इजी ही है सारी क्वाड्रेटिक। आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या हमारे पास, नहीं तो और आगे है हमारे पास एक डीआई है। तो आज यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। आज हमने मैथ्स का सेक्शन किया। प्लीज एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको क्लास पसंद आई, क्या ऑन पॉइंट थे मेरे टॉपिक्स, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए क्या थे बिल्कुल। और आगे जो अगली क्लास होगी उसमें हम रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ी पजल्स भी करेंगे और इसी सीरीज को हम जो है कंटिन्यू करते चलेंगे। तो आपका वीकली एक मॉक हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक सेक्शन रीजनिंग का और एक सेक्शन मैथ्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में जिसमें हम रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एंड टेक केयर।